नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो लास्ट 17 जनवरी को एलटी ग्रेड बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली में, उसके क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन को डिस्क्रिप्शन के साथ इसलिए किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ऑप्शन के साथ उसकी सीमाओं को एकदम पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं और उससे कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर आंसर बता दिया जाता है तो उस क्वेश्चन की एक लिमिट तय हो जाती है, यानी बाकी विकल्प के बारे में आप लोग कभी विचार ही नहीं करते हैं कि वो आखिर क्या है। ठीक है, देखिए कभी कभी होता है कि चारों ऑप्शन लगभग सही लगते हैं। ये उनके लिए होता है जिनके पास ढेर सारे डाउट्स होते हैं। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए हमको फुल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो हम इसमें 41 ऑनवर्ड के फुल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक का एक्सप्लेनेशन किया था, और इसमें जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम लोग 41 के आगे 41 टू 50 तक हम कोशिश करेंगे पहुंचेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो रोक देंगे, अदरवाइज 50 तक तो फुल सॉल्व करेंगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारा 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा छोटी पूंछ के साथ पैदा होता है, यह प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है एटाविज्म, प्रतिगामी विकास, उत्परिवर्तन और कायांतरण। देखिए, यदि वर्तमान के इंसान में ही पूर्वजों का कोई लक्षण दिखता है, पूर्वज हमारे कौन थे? पूंछ वाले जानवर थे, यानी कि मंकी। तो वो हमारे पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। इस एटाविज्म का नाम, दूसरा नाम है रिवर्जन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? रिवर्जन। तो रिवर्जन का मतलब होता है कि हम पिछले किसी लक्षणों को लेकर के पैदा हुए, और इन्हीं लक्षणों में से एक है पोस्ट एनल टेल, यानी छोटी पूंछ को हम कहते हैं पश्चगुद पुच्छ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। ऐसे डायरेक्टली तो पूछ दिया है छोटी पूंछ, लेकिन इसको कहा जाता है पश्चगुद पुच्छ। ठीक है, पोस्ट एनल टेल। और इसके अलावा हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो पूर्वजों के हैं, वर्तमान में हैं? ठीक है, देखिए जो लक्षण खत्म हो जाता है, ठीक, वो एटाविज्म है, पूर्वजता है। ठीक, कभी कभी कुछ लक्षण रह जाते हैं जो पूर्वजों की लक्षण है, वह अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग भी हमारे पूर्वजता को प्रदर्शित करते हैं। और इन अवशेषी अंगों में हमारे शरीर में क्या क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नहीं पूछ रहा अलग बात है, लेकिन वो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे आँख के एकदम से कॉर्नर में रेड कलर का मौजूद रहता है, और ये पिछले हमारे जो हमारे पूर्वज थे वो उनमें पाया जाता है। ठीक है, ये जनरली चिड़ियों में और मछलियों में पाया जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे आँख में ये अवशेषी अंग के रूप में है। इसके अलावा हमारे शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी पूछता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी पूछता है। अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका भी पूछता है। ठीक है, ये भी पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा प्रतिगामी विकास, उत्परिवर्तन और कायांतरण। उत्परिवर्तन कभी कोई पूछता है, किसने दिया था? ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। अचानक से हमारे जीन्स में जो चेंजेस होते हैं वो उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, कायांतरण मेटामॉर्फोसिस, आपने टैडपोल से फ्रॉग जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे कायांतरण कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। जब आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे या फिर हम किसी दिन समझा देंगे प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर है एटेविज्म, पूर्वजता। इसको रिवर्जन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये हम लोग 42 क्वेश्चन पे आ गए।
42 में जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है वो क्या है, मात्रक और पितरक गुणसूत्र में जीन विनिमय। देखो जो जीन विनिमय प्रोसेस होता है के दौरान होता है, किसके दौरान होता है, इस चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखो जो जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में जनरली क्या होता है कि दो जो गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका आदान प्रदान होता है, और यह किस स्टेज में होता है ये परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछता है। देखिए कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है, कोशिका विभाजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन दो फेज में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन में माइटोसिस की तरह से ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब होते हैं, बट इसमें प्रोफेज, इसमें मियोसिस दो टाइप्स में होता है, दो स्टेज में होता है, इसलिए इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज ऐसे ही फर्स्ट फर्स्ट लगेंगे, और इसमें जितने भी होंगे वो सेकेंड सेकेंड लगेंगे। अब आते हैं मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वह पूरे सेल डिवीजन में जितने भी टाइप के सेल डिवीजन होते हैं उसमें सबसे लंबा चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट का जो सही सीक्वेंस होता है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का सही सीक्वेंस जो होता है वो परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है। तो वो क्या है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन। पैचिटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो काफ़ी नज़दीक आते हैं और उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में यही है, पूछ रहा है जीन विनिमय यानी कि जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, एक्सचेंज, ये किस में होता है। तो सही ऑप्शन है पैकिटीन स्टेज, ठीक है। बाकी जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन में जेनेटिक मटेरियल का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, केवल वहाँ पे कभी कभी गुणसूत्र कहीं पेयर में बनते हैं, कहीं वो अलग होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं वो जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अभी कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स के रूप में कंडेंस हो रहे हैं। तो ये अलग अलग इवेंट्स है। फिलहाल जो हमारा 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है, पैकिटीन स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है न्यूक्लियोसोम के अंतर्भाग, जो हमारा न्यूक्लियोसोम है उसके अंतर्भाग निम्नलिखित हिस्टोन से निर्मित होता है। देखिए जो हिस्टोन होता है ना, हिस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप पढ़ाते हैं या पढ़ते ही हैं, खुद पढ़ते हैं, पैकेजिंग, जो डीएनए पैकेजिंग होता है, डीएनए पैकेजिंग, हालांकि हमारे चैनल पे खूब बढ़िया से इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है। जो डीएनए पैकेजिंग होता है उसमें एक वैज्ञानिक थी जिनका नाम था एडा ओलिन्स, ठीक है। एक एडा ओलिन्स नाम की वैज्ञानिक थी, जिन्होंने देखा था कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, डॉन एंड एडा ओलिन्स, दो वैज्ञानिकों को साथ साथ नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। तो जो एडा ओलिन्स वैज्ञानिक थी उन्होंने देखा था कि छोटी छोटी मोती और बीच बीच में डीएनए की माला से ऐसे गुथी हुई है जगह जगह, थोड़े थोड़े दूर पे, ठीक है। इसको बाद में क्रोमैटिन्स नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, क्रोमैटिन्स, ठीक है। तो ये इसको एडा ओलिन्स, ठीक है, और डॉन नाम के दो वैज्ञानिकों ने इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग कहा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि मोतियों की माला, ठीक है। और बाद में वैज्ञानिकों ने, और वैज्ञानिक हुए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो वैज्ञानिक थे रोजर कोर्नबर्ग, कभी कभी परीक्षाओं में आता है रोजर कोर्नबर्ग। तो जो रोजर कोर्नबर्ग थे उन्होंने ही सबसे पहले इसका न्यूक्लियोसोम का नाम दिया। ये जो बीच बीच में हिस्टोन प्रोटीन है जिसको डीएनए आकर के दो बार लपेटता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर अगला हिस्टोन आता है, फिर दो बार लपेटता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो रोजर कोर्नबर्ग ने इस वाले पोजीशन को, इसी को क्या नाम दिया, इसको नाम दिया न्यूक्लियोसोम। अब आते हैं न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम जो है एक्चुअली छोटे छोटे 8 हिस्टोन नामक प्रोटीन, जो छोटे छोटे 8 हिस्टोन नामक प्रोटीन होते हैं,
ये डीएनए इनको क्या करता है, 2 बार लपेटता है बढ़िया से और आगे बढ़ जाता है। फिर अगले 8 हिस्टोन की तैयारी करता है। 8 हिस्टोन कहीं मिल जाते हैं तो उसको क्या कर देता है, 2 बार उसको लपेटता है। तो 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। डीएनए हिस्टोन को कितनी बार लपेटता है, तो सही आंसर है 2 टाइम्स। और उस डीएनए में यानी इतने में डीएनए है, जिन हिस्टोन को लपेटा हुआ है, इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, तो होते हैं 200 बेस पेयर्स। ध्यान दीजिएगा, कितने बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस संरचना को, जहाँ पे हिस्टोन को डीएनए लपेटा हुआ है, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक, अब ये जो 8 हिस्टोन है, इनके नाम अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 8 हिस्टोन जो दिख रहे हैं, इनके नाम अलग अलग है। अच्छा, कभी कोई पूछता है H1 हिस्टोन क्या होता है, ये बाहर पैक कर देता है। जैसे अभी ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 8 छोटे छोटे ये हिस्टोन है। ठीक है, फिर आगे 8 होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डीएनए आया डबल हेलिक्स, यहाँ पे इसको पैक किया बढ़िया से, फिर आगे निकल गया। लेकिन ये पैकिंग खुल सकती है। इसी को फुल्ली लॉक करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जिसे कहते हैं H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन ये न्यूक्लियोसोम के ठीक बाहर होता है। ये है न्यूक्लियोसोम, इसी के ठीक बाहर होता है H1 हिस्टोन। फिर अगला न्यूक्लियोसोम और उसका H1 हिस्टोन उसी के जस्ट आगे ये प्लग कर देता है। ठीक है, तो अब आते हैं हिस्टोन के नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। देखिए, जो हिस्टोन है उसमें कुल मैंने बताया कि 8 जो है हिस्टोन मिल करके, 8 हिस्टोन मिल करके और डीएनए मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो जो 8 हिस्टोन है उसके नाम क्या क्या है, एक होता है H2A। ठीक है, दूसरा होता है H2B, तीसरा होता है H3 और चौथा होता है H4। तो ये दो दो होते हैं। ठीक है, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। कुल 8 हिस्टोन मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। उनके नाम क्या क्या है, H2A, H2B, H3 और H4। तो सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है हमारा H2A, H2B, H3 और H4, यानी ऑप्शन नंबर बी। बाकी कोई भी ऐसे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए 43 का 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो 44 क्वेश्चन है वो है, एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति विलोपन कर देती है। ध्यान से सुनिएगा, गुणसूत्रों का विलोपन जो विकार क्रिएट करता है उसे कहते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ये जो क्रोमोसोमल विकार है, गुणसूत्रीय विकार है, ये 2 प्रकार का होता है। कभी कभी ऑटोसोम की अधिकता या उसकी कमी के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, और कभी कभी सेक्स क्रोमोसोमल की अधिकता या उसकी कमी के कारण जो विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल, जो सेक्स गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न विकार की। देखिए, हमारे शरीर में जो 44 गुणसूत्र होते हैं या 22 पेयर गुणसूत्र होते हैं उसे कहा जाता है ऑटोसोम। और लास्ट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं XX महिलाओं में और XY पुरुषों में, इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स या तो एक X क्रोमोसोम्स के बढ़ने से या फिर एक X क्रोमोसोम के घटने से ये एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई महिला है, इसमें या तो एक X क्रोमोसोम्स कम हो सकता है या फिर एक X क्रोमोसोम्स अधिक हो सकता है। अगर एक X क्रोमोसोम्स अधिक हो जाएगा तो इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 ये है, 45, 46 और 47। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47। अगर ये कोई पुरुष है तो इसमें X गुणसूत्र है, XY तो है ही। ठीक है, एक गुणसूत्र अगर अधिक हो जाता है तो क्या हो जाएगा, XXY, तो इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगर महिला या पुरुष में एक एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो X ही कम होता है। तो जैसे महिला है तो उसमें 44 प्लस XX अगर कोई क्रोमोसोम्स है तो एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब एक कम हो जाएगा तो कितने गुणसूत्र रह जाएंगे, 44 प्लस X। तो इस सिचुएशन में कुल कितने हो जाएंगे गुणसूत्र, 45। और कोई पुरुष है 44 प्लस एक X और Y तो है ही। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, XY तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक X जो क्रोमोसोम्स है वो कम हो जाता है, तो केवल Y क्रोमोसोम से रह जाता है, यानी तब भी सिचुएशन क्या हो जाएगा, 45। ठीक है,
तो यहाँ पे ऊपर मैंने देखा कि क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं और नीचे क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स घट जाते हैं। ठीक है, जब सेक्स क्रोमोसोम्स बढ़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्लाइनफेल्टर, और जब सेक्स क्रोमोसोम्स घट जाते हैं तो उसे कहा जाता है टर्नर्स। यही दोनों सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, एक ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि क्लाइनफेल्टर देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है और टर्नर देखिए कितना छोटा लिखा हुआ है। क्लाइनफेल्टर में जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और टर्नर में गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति विलोपन कर देती है, यानी विलोपन का मतलब घटना होता है, अनुपस्थित का मतलब कम होना। तो लिंग गुणसूत्र की कमी के कारण मैंने बताया कि छोटा जो होगा वो वही जो है सही आंसर है, टर्नर और क्लाइनफेल्टर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टर्नर। लिंग गुणसूत्र में टर्नर और क्लाइनफेल्टर दोनों सिंड्रोम आते हैं। क्लाइनफेल्टर में अधिकता होती है, इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं कुल, और टर्नर्स में कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, एक गुणसूत्र 46 में से कम हो जाएंगे, इसमें एक गुणसूत्र 46 में से अधिक हो जाएंगे। डाउन सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोलियन जो एबनॉर्मेलिटीज़ है, मंगोलियन डिसऑर्डर्स है, ठीक है, मंगोलियन जड़ बुद्धिता जिसे कहते हैं, वो डाउन सिंड्रोम की कारण उत्पन्न होती है, और ये 21वीं जोड़ी पे क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी हो जाएगा। 21वीं जोड़ी पे जो ट्राइसोमी होता है उसी के कारण जो है ये मंगोलियन जड़ बुद्धिता आती है। इसमें जो गुणसूत्र हैं एक अधिक हो जाएंगे, यानी इस केस में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। लेकिन ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है। 21वीं जोड़ी क्या होती है, ऑटोसोम होती है। 22 जो जोड़ा होता है गुणसूत्र संख्या 1 से लेकर के 22 तक, ये ऑटोसोम होता है। तो 21वीं जोड़ी क्या हो जाएगी, ऑटोसोमी होगी। तो ऑटोसोम पे जो डाउन सिंड्रोम क्या है, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का एक विकार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा अलग बात है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है 45 क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंटेरोसिलिक प्राणी है। अब बात करते हैं एंटेरोसिलिक प्राणी क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा होगा कि जो एनिमल किंगडम है उसकी खास बात होती है उसका एम्ब्रियोनिक लेयर। एनिमल या तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में उसकी एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म और इंटरनल लेयर एंडोडर्म होता है। ठीक है, या तो एक्टो होंगे या फिर एंडोडर्म होंगे। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक अन्य लेयर भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होता ही है, इसमें क्या होता है, एक अन्य लेयर भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं मीजोडर्म। अब आते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की कहानी। डिप्लोब्लास्टिक में पोरीफेरांस आते हैं। ठीक है, पोरीफेरेंस ने सिलेंट्रेटा। ठीक है, पोरीफेरा ए सेल्यूलर है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बनता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, एक होगा एसिलोमेट, एक होगा स्यूडोसिलोमेट और एक होगा सिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट मीजोडर्म तो होगा, लेकिन मीजोडर्म पूरी तरह से फिल होगा, भरा होगा, यानी इसमें सिलोमिक कैविटी नहीं होती है। और इसके उदाहरण में क्या है, प्लेटी हेलमिंथीस के एनिमल्स आते हैं। प्लेटी हेलमिंथीस के एनिमल्स आते हैं, टीनिया सोलियम वगैरह, फीता कृमि वगैरह। ठीक है, टेप वर्म जिसे कहा जाता है। सीडोसिलोमेट में क्या होता है, मीजोडर्म में फॉल्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये फॉल्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एक बिहेवियर होता है सिलोमिक कैविटी का। सिलोमिक कैविटी होती नहीं, सिलोमिक कैविटी की एक बिहेवियर होता है। और इसके एग्जाम्पल में कौन आता है, एस्के हेलमिंथीस, एस्केरिस जिसे कहते हैं। ठीक है, और सिलोमेट में कौन आता है, जिसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। सिलोमिक कैविटी मतलब ट्रू सिलोम पाया जाता है इसमें। ठीक है, एक्टोडर्म में होगा, मीजोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा। और मीजोडर्म किस में होगा, सिलोमिक कैविटी है। और ये अपर के एनिमल्स होते हैं जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सब होते हैं।
अब आते हैं सीलोमिक एनिमल्स की बात करते हैं, सीलोमेट एनिमल्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, सीलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, एक को कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, और दूसरे ग्रुप को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। जो प्रोटोस्टोमिया होता है, ध्यान देना है, प्रोटोस्टोमिया, इसमें माउथ पहले डेवलप होता है, ठीक है। जब क्लीवेज वगैरह हो जाता है जाइगोट्स में, तो उसके बाद सबसे पहले माउथ डेवलप होता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं इनका डेवलपमेंट माउथ साइड से होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है, एनस साइड से डेवलपमेंट होता है। इसको आप लोग बढ़िया से मेंटेन कर लीजिएगा कि जब डेवलपमेंट होता है तो प्रोटोस्टोमिया में माउथ साइड से होता है और ड्यूटेरोस्टोमिया में एनस साइड से होता है, ठीक है। प्रोटोस्टोमिया को हम लोग साइजोसिलोमेट कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, साइजोसिलोमेट, ठीक है। और ड्यूटेरोस्टोमिया को कहा जाता है एंटेरोसिलोमेट, ठीक। क्यों ड्यूटेरोस्टोम को एंटेरोसिलोमेट कहते हैं, दोनों में एक और अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जो साइजोसिलोमेट है, साइजो, और दूसरा मैंने बताया है एंटेरो, ठीक है। साइजोसिलोमेट में भी सिलोमिक कैविटी डेवलप होती है और एंटेरोसिलोमेट में भी सिलोमिक कैविटी डेवलप होती है। साइजोसिलोमेट में जो सिलोमिक कैविटी डेवलप होगी वो मीजोडर्म से डेवलपमेंट होगी, इसमें भी मीजोडर्म से होगा, बट इसमें मीजोडर्म पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से ब्रेक होकर के सिलोम बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मीजोडर्म थोड़ा थोड़ा पुश होकर के, थोड़ी थोड़ी समय के बाद पुश होकर के धीरे धीरे बनता है, ठीक है। मीजोडर्म बनने में, मीजोडर्म से में सिलोमिक कैविटी बनने में समय लगता है, तो याद रखिएगा इसमें मीजोडर्म क्या होता है, इंटरनली पुश होता है और तब जाकर के सिलोमिक कैविटी बनती है। इसमें मीजोडर्म इंटरनली पूरी तरह से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कोटपाल की किताब में बढ़िया से लिखा हुआ है, इसको आप लोग बेहतर अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। कोटपाल का जो वर्टिब्रेट्स है, जो वर्टिब्रेट्स है, लोअर वर्टिब्रेट्स में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये किताब में अच्छे से दिया हुआ है। इन वर्टिब्रेट्स में नहीं, वर्टिब्रेट्स में दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रल एम्ब्रियो, तो उसमें ये अच्छे से बेहतर से दिया हुआ है। मैंने उसको देखा हुआ था और बहुत पहले ही हमने अपने नोट्स में उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था, ठीक है। तो साइजोसिलोमेट्स में मीजोडर्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और एंटेरोसिलोम में मीजोडर्म हल्का हल्का पुश होता है। अब आते हैं साइजोसिलोम्स के, साइजोसिलोम्स की एक और ख़ास बात बता दूं, इसमें जो ये क्लीवेज होता है, ठीक है, इसमें जो एम्ब्रियोनिक क्लीवेज होता है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ऐसे डेवलपमेंट होगा। और इसमें जो है रेडियल फॉर्म में होता है, यानी सीधे सीधे होता है, खड़ी लाइन में। अब एग्जाम्पल आपको बता देते हैं साइजोसिलोम्स और एंटेरोसिलोम्स का। साइजोसिलोम्स के एग्जाम्पल हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आम दिख रहा है ना, ऐसे आम बोल देंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, साइजोसिलोम्स। और जो एंटेरोसिलोम है उसमें कौन कौन आता है, देखिए ई से चालू है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा, और इसी के ऑनवर्ड सब जो है आ जाएंगे। इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा, ठीक है, हेमीकॉर्डेटा आ जाएगा और कॉर्डेटा आ जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको ट्रिक बताया है ये आपके काम आएगा। तो अब आते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन छुपा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है कौन एंटेरोसिलिक प्राणी है, तो फेरेटिमा क्या है, ये है एनिलिडा। एस्टेरियस रूबेंस, ये है स्टारफिश का वैज्ञानिक नाम, और ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा। पैलिमॉन क्या है, झींगा मछली, आर्थ्रोपोडा है। टीनिया सोलियम क्या है, मैंने बताया ये फीता कृमि है, तो टीनिया सोलियम नहीं है। बाकी आप मैंने बताया कि ये आर्थ्रोपोडा है, ये एनिलिडा है, ठीक है। इसके अलावा मोलस्का होता है, 3 होता है, साइजोसिलोमेट्स, एएम साइजोसिलोमेट्स, और 3 होता है एंटेरोसिलोम्स। एंटेरोसिलोम में कौन है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो हमारा सही आंसर क्या है, कौन सा एंटेरोसिलिक प्राणी है, एस्टेरियास रूबांस। चलिए आते हैं एम्फियोक्सस के युग्मक में विदलन, युग्मज में विदलन होता है। युग्मज क्या होता है, जाइगोट,
ठीक है, हिंदी मीडियम में युग्मज पढ़ा जाता है और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसे जाइगोट कहते हैं। होलोब्लास्टिक, सुपरफिशियल, डिस्कॉइड, मीरोब्लास्टिक। चलिए इसको हम लोग देखते समझते हैं, थोड़ा सा जूम इन करने पे ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको क्लीवेज बता रहा हूँ। देखिए क्लीवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम में। जब किसी जाइगोट में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एम्ब्रियो बनता है तो इसी को क्लीवेज कहते हैं। ये क्लीवेज दो प्रकार का होता है, एक तो जिसमें जो जाइगोट है, ठीक है, या एक इक्वल सेल डिवीजन के थ्रू कंप्लीट सेल डिवीजन हो जाएगा, यानी कि कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसमें सेल डिवीजन ना हो, प्रॉपरली कोई छूटता नहीं है और सब सारे सेल जो है एक जैसे शेप के होंगे, तो इसे कहते हैं कंप्लीट सेल डिवीजन या कंप्लीट क्लीवेज। ये क्लीवेज क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, ये क्लीवेज क्या होता है? पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसी को कहते हैं होलोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक। बायोलॉजी में एक ट्रिक है, होलो मतलब टोटल। ठीक है, होलो मतलब क्या होता है? टोटल। ठीक है, तो जैसे होलोजोइक पढ़े होंगे, जब सब कुछ खा जाता है, ठीक है, पूरी होल बॉडी को ही किसी भी प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स या किसी चीज़ को टोटली फीड कर लेता है, तो उसे कहते हैं होलोजोइक। तो ये होलो का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो अगर सेल डिवीजन कंप्लीटली हो, कोई भी सेल छूटता नहीं है, तो उसे कहते हैं होलोजोइक सेल डिवीजन। ठीक है, और इसमें क्या आता है? इसमें आता है मनुष्य। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि होलोब्लास्टिक किस में होता है, तो बोलेंगे ह्यूमन बींग। और किस में होता है? प्रोटोकॉर्डेट्स में होता है। प्रोटोकॉर्डेट्स एम्फिऑक्सस वगैरह में। ठीक है, एम्फिऑक्सस क्या है? प्रोटोकॉर्डेट्स है। तो दो एग्जाम्पल है होलोजोइक का, होलोब्लास्टिक का। कौन कौन? ह्यूमन बींग और प्रोटोकॉर्डेट्स। होलोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? होलोब्लास्टिक का मतलब कंप्लीट सेल डिवीजन। अब आते हैं सेकेंड टाइप्स, सेल डिवीजन के सेकेंड टाइप्स। कभी कभी सेल डिवीजन जो होता है शुरुआत में तो ठीक होता है, लेकिन बाद में किसी एक में, जैसे ये दो सेल बना ए एंड बी, तो बी में ही सेल डिवीजन होगा, यानी अब सेल डिवीजन केवल एक में ही होगा। ठीक है, केवल बी में ही होगा, ए में नहीं होगा। तो इसे कहते हैं अनइक्वल सेल डिवीजन। अनइक्वल सेल डिवीजन, या इसे हम लोग कहते हैं मीरोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक। ठीक है, BLASTIC, मीरोब्लास्टिक। अब आते हैं, हम बात करते हैं अनइक्वल सेल डिवीजन यानी मीरोब्लास्टिक टाइप में। ये कितने टाइप का होता है? देखिए, ये या तो टीलोलेसिथल होगा, टीलोलेसिथल, TELOLECITHAL। ठीक है, टीलोलेसिथल। तो एक होगा टीलोलेसिथल और दूसरा होता है ये सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, याद रखिएगा, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मीरोब्लास्ट टाइप का है या होलोब्लास्ट टाइप का है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? मीरोब्लास्ट टाइप का है। टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें सेल डिवीजन या तो बाइलेटरल टाइप होंगे, सीधे सीधे होंगे। ठीक है, अनइक्वल इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें इक्वल होगा, अनइक्वल। ठीक है, बाई या तो ऐसे सीधे सीधे होंगे बाइलेटरल, या फिर होंगे इसमें डिस्क्वायर्ड टाइप, इस तरीके से। ठीक है, ये डिस्क्वायर्ड टाइप है, DESCOID, डिस्क्वायर्ड टाइप। और ये क्या है? बाइलेटरल टाइप है, बाइलेटरल टाइप है। तो ये दोनों टीलोलेसिथल का है। और सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है? अनइक्वल इसमें भी होता है। इसमें एक बिग सेल्स होंगे, बाकी सब स्केटर्ड छोटे छोटे, मैनी टाइम्स, बहुत बार छोटे छोटे सेल डिवीजन हो जाएंगे, जो इसमें स्केटर्ड टाइप के होंगे, सुपरफिशियल टाइप का होगा। प्रश्न में रख सकता है कि सुपरफिशियल क्या होता है? सुपरफिशियल मतलब होता है स्केटर्ड। तो इसमें सेल्स जो है स्केटर्ड टाइप्स के दिखते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल में, जो डिस्क्वायर्ड टाइप का एग्जाम्पल है, ये डिस्क्वायर्ड टाइप्स में आते हैं फिशेस, नोट कर लीजिए, मछलियाँ आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। देखिए हमारा बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए हम इधर उधर ही लिखते हैं। रेप्टाइल्स आते हैं, याद रखिएगा, डिस्क्वायर्ड में मछलियाँ आती हैं, रेप्टाइल्स आते हैं और चिड़िया आती है। ठीक
ठीक है। बर्ड्स आते हैं, ये कौन है, डिस्क्वायड टाइप। डिस्क्वायड टाइप्स किस में आता है, टीलोलेसिथल में, ठीक है। बाइलेटरल में नोट कर लीजिएगा मोलस्का आता है, परीक्षाओं में पूछ देगा। ये जो है मीरोब्लास्टिक टाइप में जो टीलोलेसिथल है इसमें बाइलेटरल आता है। बाइलेटरल टाइप्स में किस में होता है, ये मोलस्का में। और अब आते हैं सुपरफिशियल इंसेक्ट्स में होता है, लग ही रहे छोटे छोटे इंसेक्ट, तो ये छोटे छोटे कीटों में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के बिहाफ पे जो एम्ब्रियोनिक सेल डिवीजन होता है उसके बिहाफ पे दो टाइप्स के में सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है होलोब्लास्टिक, एक होता है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक अनइक्वल होता है, ये दो प्रकार का होता है, टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। जो टीलोलेसिथल होगा इसमें बाइलेटरल और डिस्क्वायड टाइप्स के दो टाइप्स के सेल डिवीजन हो। बाइलेटरल के एग्जांपल में मोलस्का और डिस्क्वायड टाइप्स के टीलोलेसिथल में रेप्टाइल्स, फिशेस और बर्ड्स। और सेंट्रोलेसिथल जिसको सुपरफिशियल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। ये स्केटर्ड टाइप्स के सेल डिवीजन है। चलिए तो हम लोग ऑप्शन में आते हैं। एम्फिओक्सस के युग्मज में किस प्रकार का विधि होता है, देखिए मैंने कहा एम्फिओक्सस क्या है, एम्फिओक्सस प्रोटोकॉर्डेट्स है और ह्यूमन बीइंग, इन दोनों में होलोब्लास्टिक होता है। बाकी आपको सुपरफिशियल, डिस्क्वायड और मीरोब्लास्टिक के भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 47, बैक क्रॉस क्या है। F1 का प्रभावी जनक के साथ, F1 का F1 के साथ, F1 के साथ अप्रभावी के साथ, और F1 के साथ कुछ नहीं, ठीक है, कोई जनक नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बैक क्रॉस क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो क्रॉस होता है वो हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में होता है, ठीक है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में जब हम क्रॉस करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स ले लिए हैं, कैपिटल टी, इसका क्रॉस स्मॉल टी के साथ करवा रहे हैं। ये क्या है, डोमिनेंट है, ये है रिसेसिव, ठीक है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं, ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, F1। और ये क्या हो जाएगा, P जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। जब हम किसी F1 मतलब F1 ये जाने बिना कि हम लोग कौन मतलब किसी F1 में से बहुत सारे ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे, जब हम F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवाते हैं तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। F1 का क्रॉस हम किसी भी पेरेंट से करते हैं तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। और F1 का क्रॉस, F1 हाइब्रिड का क्रॉस जो है, अगर हम रिसेसिव पेरेंट से करते हैं, केवल एक रिसेसिव पेरेंट से, तो इसे कहते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। यानी बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है। जब किसी F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसी भी रिसेसिव पेरेंट से किया जाता है तो वो होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और F1 हाइब्रिड का क्रॉस, F1 हाइब्रिड से का जो क्रॉस होता है वो किसी भी पेरेंट से हो जाए तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। ऑप्शन में आते हैं हम लोग, बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आते हैं बैक क्रॉस, F1 का प्रभावी जनक के साथ, अगर प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करेंगे तो वो भी बैक क्रॉस हो जाएगा, और अप्रभावी के साथ क्रॉस करेंगे तो वो भी बैक क्रॉस हो जाएगा। F1 का F1 में जो हमारा क्रॉस है, ठीक है, F1 का जो F1 का F1 से क्रॉस है, ये तो किसी भी प्रकार का क्रॉस नहीं है। F1 का किसी भी पेरेंट से अगर हम क्रॉस करेंगे तो उसी को बैक क्रॉस कहते हैं। सही आंसर ये है। बाकी F1 का प्रभावी जान करके अगर हम क्रॉस करेंगे, ये बिना जाने अगर हम कर रहे हैं तो वो बैक क्रॉस है किसी भी पेरेंट से, तो वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी पेरेंट से, कोई से भी जनक से अगर हम F1 का क्रॉस करते हैं, F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसी भी जनक से करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। अप्रभावी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 47 का जो सही आंसर है बैक क्रॉस क्या है, F1 का किसी भी जनक के साथ क्रॉस। नेक्स्ट है
अधिकांश CO2 रक्त में प्रवाहित होता है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों ब्लड में फ्लो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों के परसेंटेज सेम हो, ठीक है। और दोनों का फ्लो ऑफ मीडियम ऑफ फ्लो ये दोनों का सेम हो। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जनरली सबसे अधिक ऑक्सीजन यानी कि 97%, ये आपके NCERT में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। जो लोग NCERT से अप टू डेट रहते हैं वो जानते हैं 90% जो ऑक्सीजन है वो हमारे RBC द्वारा फ्लो हो जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन इसको फ्लो करके ले जाता है, ठीक है। और जो 3% होता है बचा हुआ ऑक्सीजन वो ब्लड प्लाज्मा में, इसमें ब्लड प्लाज्मा में फ्लो होता है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी। कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी थोड़ी सी लंबी है। कार्बन डाइऑक्साइड का 70% भाग बाइकार्बोनेट के रूप में H2CO3 के रूप में फ्लो होता है। ये बाइकार्बोनेट आयन कभी कभी एसिडिक इम्बैलेंस कर देता है, यानी अम्ल के रूप में हमारे बॉडी को, हमारे ब्लड को थोड़ा सा ब्लड के pH को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसी ब्लड के pH डिस्टर्बेंस के कारण हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन H2CO3 बाइकार्बोनेट की वजह से हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ाव का जो परसेंटेज होता है वो घट जाता है, यानी इसके साथ ये कंबाइन नहीं कर पाता अच्छे से। इस इफेक्ट को कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है बोहर्स इफेक्ट जनरली किसके कारण उत्पन्न होता है, तो हमारे ब्लड में जो pH इम्बैलेंस हो जाता है, pH जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है बाइकार्बोनेट की वजह से, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाती है, इसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको दूर करने के लिए, इस एसिडिक इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हमारे ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जाता है और तब जाकर के pH मेंटेन होता है, तो इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट अथवा हमबर्गर शिफ्ट। क्या कहते हैं? हमबर्गर शिफ्ट, परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। हमबर्गर शिफ्ट, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है, बताना पड़ रहा है। हमबर्गर शिफ्ट में क्या होता है, क्लोराइड आयन जाता है ब्लड प्लाज्मा से ब्लड में, और ये एसिडिक जो डिस्टर्बेंस हुआ है, pH जो डिस्टर्बेंस होता है उसको मैनेज करता है। तो अभी आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 20 to 25% ये जो है हमारे प्लाज्मा में, आरबीसी के रूप में, और रेस्ट जो है 7% वो प्लाज्मा में फ्लो होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट भी है और कोर प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होता है। जो प्योर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होता है उसका परसेंटेज होता है 7%, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में फ्लो हो रहा है तो वो अधिक परसेंटेज यानी 70% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में फ्लो होता है। बाकी आप जानते हैं कि RBC CO2 को और O2 को दोनों को कैरी करके ले जा सकता है, तो कितना परसेंट RBC CO2 को लेके जा सकता है, तो वो है 20 to 25%, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है, आंसर आते हैं ऑप्शन में, पहले चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। अधिकांश CO2 में प्रवाहित होता है, CO2 रक्त में प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है, तो प्लाज्मा में घुलने से, लाल रुधिर कणिकाओं के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा प्रोटीन से बंधे होने के कारण प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। सही आंसर क्या है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, 49 क्वेश्चन है। लैंगर हैंस द्वीप उत्पादन करते हैं। देखिए हमारे बॉडी में पेंक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसे कहते हैं। पेंक्रियाज में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल बनाता है ये ग्लूकेगॉन जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। बीटा सेल बनाता है इंसुलिन, ठीक है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है जो ग्लूकोज लेवल को घटाता है। और जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टैटिन नाम का एक पदार्थ बनाता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सोमैटोस्टैटिन। बाकी हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे स्टमक से निकलता है, और ये स्टमक के किस पार्ट से निकलता है, तो ऑक्जिंटिक सेल से निकलता है। ऑक्जिंटिक
सेल। नोट कर लीजिएगा, हमारे स्टमक में 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है पेप्टिक, एक होता है ऑक्जेंटिक और एक होता है म्यूकस। जो पेप्टिक सेल होते हैं इससे हमारे जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं वो निकलते हैं, रेनिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। और रेनिन और पेप्सिन, ठीक है, नॉट ट्रिप्सिन, रेनिन एंड पेप्सिन। ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है, ये HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी हो गया, इंसुलिन हो गया, टाइलिन। टाइलिन हमारे जो सेलाइवरी एमाइलेज है उसको कहा जाता है। रेनिन पे आते हैं, ये रेनिन, देखिए जो रेनिन होता है, रेनिन अगर ऐसे लिखा हो RENIN तो इसका मतलब होता है किडनी से निकलने वाला एक पदार्थ। बहुत बार सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रेनिन क्या होता है। किडनी से एक पदार्थ निकलता है जो रास से संबंधित है। ये हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं। रास क्या होता है, रेनिन एंजियोस्टिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो जो ये किडनी में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो ये किडनी का पार्ट है जो RENIN है, किडनी से निकलता है, ठीक है। अगर हम ये RENNIN करेंगे तो ये वो एंजाइम है जो दूध के केजीन को पचाता है, ठीक है। मिल्क के केजीन को पचाने वाला एंजाइम है, ठीक है। कौन, रेनिन, RENNIN। रेनिन क्या होता है, मिल्क के केजीन प्रोटीन को पचाता है, तो ये है रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फैसियोला के जीवन चक्र में पाई जाने वाली डिंभक का सही क्रम क्या है। तो मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। फैसियोला हिपैटिका के संदर्भ में मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूँ। कहाँ दूँ, थोड़ा सा जगह यहाँ पे बन जा रही है, ठीक है, यहीं पे आपको ट्रिक दे दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक है श्याम, ठीक है, और ये किसके किसके बीच में है, मीरा के और राधा के, ये दो लोगों के बीच में। मीरा को मानते हैं मीरासिडिया, क्या मानते हैं, मीरासिडिया, और राधा को मान लेते हैं रेडिया, क्या मान लेते हैं, रेडिया। और S से क्या हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्रम चालू करेंगे। पहला मीरासिडिया, ठीक है, MERA, मीरासिडिया। दूसरा क्या हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट। तीसरा क्या हो जाएगा, रेडिया। आपने राधा कृष्णन आयोग का नाम सुना होगा, राधा कृष्णन कमीशन, और कमीशन में क्या होता है, CM। तो राधा कृष्णन कमीशन, कमीशन में C से हो जाएगा सरकेरिया और M से हो जाएगा मेटा सरकेरिया। तो ये हमारा सही क्रम है। पहला है मीरासिडिया, दूसरा है स्पोरोसिस्ट, तीसरा है रेडिया, चौथा है सरकेरिया और पांचवा है मेटा सरकेरिया, ठीक है। सबसे पहले एडल्ट होता है, ठीक है। एडल्ट से जो लार्वा निकलता है, वो पहला जो लार्वा होता है, एडल्ट से जो लार्वा बाहर आता है, एडल्ट बेसिकली जो है किसके पेट में, ये शिप के पेट में, ध्यान दीजिएगा, शिप के पेट में, भेड़ के पेट में एडल्ट रहता है। और एडल्ट अपने लार्वा को उसी पेट से बाहर करता है, जो कि उसके फीकल मटेरियल से बाहर आता है, उसके वेस्ट मटेरियल से बाहर आता है, उसे कहा जाता है मीरासिडिया। क्या कहा जाता है, मीरासिडिया। और इसके पास स्विमिंग ऑर्गन्स होते हैं, ये स्विम कर सकता है। स्विम करते करते ये थोड़े समय के बाद किसी लीफ को सेलेक्ट करता है, किसी पत्ते को सेलेक्ट करता है, और उस पर अपने ऊपर एक सिस्ट बनाता है जिसे कहते हैं स्पोरोसिस्ट। तो ये मीरासिडिया के बाद कौन सा चैनल आता है, कौन सा पार्ट आता है, स्पोरोसिस्ट। इसी स्पोरोसिस्ट पे धीरे धीरे इस पे टेल डेवलप होती है, जिसे हम लोग कहते हैं रेडिया लार्वा। क्या कहते हैं, रेडिया लार्वा। तो ये तीसरी स्टेज है। रेडिया के बाद ये जो है ग्रेज कन्वर्ट हो जाता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है सरकेरिया में, सरकेरिया। और इसी अवस्था में ये दोनों रेडिया और सरकेरिया, ये दोनों जो है स्नेल को इन्फेक्ट करते हैं, घोंघे को इन्फेक्ट करते हैं, और ये जो है फिर वहाँ से निकलते हैं, लीफ पे जाते हैं। लीफ अगर ग्रेज कर लिया जाता है किसी शिप से तो ये पहुँच जाते हैं एडल्ट में। तो सरकेरिया,
एडल्ट में जाने से पहले अपने आप को चेंज करता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेटा सर्केरिया। ये मेटा सर्केरिया लीप पे रहता है, ठीक है। और ये फिर जो है एडल्ट में जाता है, फिर वही लाइफ साइकिल आती है। तो यहाँ से जो सही चैनल है वो क्या है, एडल्ट के बाद मिरासिडिया, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, ठीक है, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को ढूंढते हैं और उसके क्रम को सही करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मिरासिडिया, कहीं मिरासिडिया है, ये है। इसके बाद स्पोरोसिस्ट, रेडिया, देखिए ये श्याम है, इधर मीरा है, इधर राधा है, बाकी सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। सही ऑप्शन। थैंक यू।